है आपका हमारे आज के स्पेशल पॉडकास्ट में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे युवा नेता जो बेबाक हैं, जो निर्भीक हैं, जो बेबाकी से जनता की आवाज को उठाना जानते हैं, जिनका एक उद्देश्य है जनता की सेवा करना, और आज वो युवाओं के बीच में प्रेरणा बन चुके हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं मोहनलालगंज से जिला पंचायत सदस्य अमरेंद्र भारद्वाज जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा रहा अभी तक का राजनीतिक सफर, और कुछ अपने बारे में दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं जी। मेरा नाम अमरेंद्र भारद्वाज है और मैं आपके मोहनलालगंज से जिला पंचायत सदस्य हैं लखनऊ जनपद से, और जिला कार्य योजना समिति के भी मेंबर हैं, और जो जिला पंचायत सदस्य का एसोसिएशन है उसके प्रदेश सचिव भी हैं उत्तर प्रदेश के। राजनीतिक सफर अगर हम अपने बारे में आपको बताएं तो हम लोग तो चूंकि ज़मीन के जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ज़मीन से संघर्ष करके राजनीति में आना हुआ या बिजनेस करना हुआ। और ठीक है, राजनीतिक सफर एक लंबा टाइम हो गया राजनीति में रहते हुए, जनता के बीच में कार्य करते हुए। और जनता के लिए देखिए उद्देश्य जो हम लोगों का है वो जनता के प्रति काम करना है, जनता का काम करना है, जनता की सेवा करना है। अपना निजी जीवन नहीं है कुछ, जो कुछ जीवन है जब जनता के लिए और हमारे वार्ड के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए समर्पित रहता है। अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दिया। हाँ, जनता के लिए समर्पित है। और अब अच्छा लगने लगा जनता काम करने की। अगर आप किसी से, आपके माध्यम से अगर किसी का काम हो जा रहा है या किसी की मदद हो रही है तो अपने आप में अच्छा लगता है। तो ठीक चल रहा, राजनीतिक सफर अच्छा है और एंजॉय कर रहे हैं सफर को। हाँ, कह सकते हैं कि राजनीतिक सफर को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने एक शुरुआत से ही आपने सोचा था कि नहीं आपको राजनीति करना है, या ऐसे ही बस कैसे करके आप राजनीति में आपकी एंट्री हो गई? राजनीति में हमने कभी सोचा नहीं था कि हम राजनीति में आए। हम अगर आपको अपने शुरुआती दौर के बारे में बताएं तो हम अपने घर से, हमारी दादी थी, वो उसकी वृद्धावस्था की पेंशन पाती थी। 800 रुपया 6 महीने का था कि 700 की 800 रुपया 6 महीने मिलता था। तो हमारे पिताजी ने 1 साल का पैसा बचाकर, मतलब पैसा जो उनका पेंशन आया वो अकाउंट से नहीं निकाला, वो साइकिल हमको लेके दिया था 1700 की या 1800 रुपया की। हमारे गांव के एक थे, उन्हीं के यहाँ पे साइकिल की दुकान से साइकिल ले, तो वो साइकिल लेके हम लखनऊ आते थे। अच्छा, और आप, हाँ, ये जितना आप लखनऊ का देख रही है, हम डेली 100 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाते थे पूरे लखनऊ में। तो कभी नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे या बिजनेस होगा। लेकिन अब तो क्या सोचा था कि बस एक नौकरी करनी है? हाँ, सच बता रहे हैं आप। अगर आप ये जो अभी कह रही नौकरी करनी, हम पहले नौकरी करते भी थे और दिमाग में ये था कि अगर कहीं 7,000 8,000 की नौकरी मिल जाए तो कहीं कोचिंग कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, उससे हमारा खर्च भी चल जाएगा। और हमने नौकरी भी करी। इंडिया इन्फोलाइन एक कंपनी थी सन 2010 में, तो हमको 3300 रुपये मिलता था। और जब हम इंटरव्यू दिए तो उन्होंने कहा कि 3000 रुपये आपको देंगे सैलरी। तो हमने कहा कि हम बहुत दूर से आते साइकिल से, 10 रुपया हमारा टैक्सी किराया लगेगा। हालांकि हम आते साइकिल से थे, लेकिन उनको हमने टैक्सी बताई, तो 300 रुपया इंडिया इन्फोलाइन ने बढ़ा दिया। तो सैलरी उन्होंने 3000 से हटा के फिर 3300 रुपया कर दिया। 2 महीने हमने काम भी किया सन 2010 में शुरुआत में। तो कभी राजनीति में आने के लिए नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन आप सबका सहयोग से जो भी आगे कल क्या होगा उसके बारे में कभी नहीं सोचते, आज भी नहीं सोचते कि कल क्या होगा। आज का जीवन जीना और आज अपने जीवन में संघर्ष करना। तो कब आपने ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, और किन परिस्थितियों में आपने सोचा कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना है? परिस्थितियां देखो ऐसी थी कि पहले अगर शुरुआती दौर की बात करें तो नौकरी किया, जॉब किया, 1 कंपनी 2 कंपनी, हालांकि सब छोटी छोटी जॉब थी। और इंडिया इन्फोलाइन में किया। उसके बाद में एक कंपनी औरा सोर्सेस थी जो ये एक्वागार्ड वगैरह बेचती थी, तो वहां पर भी हमने काम किया। तो जब 3300 की नौकरी छोड़ा तो 4500 की पकड़ ली, तो प्रमोट मतलब सैलरी बढ़ के मिला। तो 2 महीने छोड़ के तो वहाँ पे ये जो आरओ होते पानी के, तो अब तो हालांकि लड़के नहीं दिखते मार्केट में। पहले क्या होता था कि इंदिरा नगर, भूतनाथ या पॉलिटेक्निक में 5-6 आरओ रख के वो सेल करते थे, तो उनका टारगेट भी रहता था। तो उसमें भी हमने काम किया इंडिया इन्फोलाइन के बाद में। लेकिन उसमें बहुत टाइम नहीं काम किया, 1 महीना या 1.5 महीने काम किया होगा। तो चुनाव लड़ने के लिए हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी, चूंकि हमारा परिवार एक किसान परिवार था। हमारे पिताजी छोटे सरकारी एम्प्लॉय थे, लेकिन चूंकि परिवार बहुत बड़ा था, हमारे पिताजी 3 भाई थे।
और ज्वाइंट फैमिली थी। और उसके मुखिया पिताजी थे और अर्निंग मेंबर चूंकि मेन वही होते थे, चाचा थे हमारे, वो भी काम करते थे। तो कभी ये था ही नहीं कि हम लोगों को चुनाव लड़ना, ये था कि अपनी स्थिति को सही कर ले, स्थिति मतलब हाँ घर की स्थिति को सही कर ले। चुनाव हमारे घर में कभी आज तक कोई नहीं लड़ा पिछली 4-5 पीढ़ी में। अगर पीछे बात करें तो हमारे पूरे परिवार का ये पहला चुनाव था कि हमने राजनीति में कदम रखा। ना कभी पिताजी हमारे राजनीति में थे, ना बाबा कभी थे, ना उनके कभी पिताजी थे। सामान्य एक साधारण परिवार से हम थे और शहर आते थे तो लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। पर कहीं ना कहीं आपके अंदर जज्बा रहा होगा कि आपको कुछ अलग, कुछ बड़ा करना है। देखिए, जब एक सामान्य परिवार होता है तो उसका जज्बा सिर्फ एक ही रहता है कि जो सामने उसकी परेशानियां आती है उसको हटाना। जैसे कि हम जब अपने परिवार से निकलते थे, अपने पिताजी को, चाचा को संघर्ष करते हुए देखते थे, तो हमको लगता था कि सबसे, अगर आज भी सच मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर दुनिया की अगर सबसे कोई खराब चीज है तो गरीबी है। तो हम लोग तो संघर्ष किए शुरुआत दौर में उससे निकलने के लिए कि गरीबी हटनी चाहिए, पैसा रहना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट में हम लोग निकले तो उनको लगा कि पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं पैसा है। हालांकि हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हम पढ़ाई लिखाई अच्छी करें, नौकरी करें, लेकिन किस्मत में जो होता है देखिए होता वही है। तो उतना अच्छा पढ़ाई लिखाई भी नहीं थे, लेकिन ये था कि मेहनत करना जानते। आज भी अगर आप हमसे मेहनत की बात करेंगे तो मेहनत कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई। तो शुरुआती दौर का संघर्ष था। उसके बाद फिर तो जैसा कि अभी आपने बताया, काफी संघर्ष आपने किया और काफी कुछ किया कि वो अपने गांव से यहाँ साइकिल तक आना, और आज आप इस मुकाम पे हैं। तो लोगों को लगता है कि आपको सब बहुत आसानी से मिल गया, लोगों को ये नहीं लगता है। और स्पेशली आज का जो हमारा युवा है वो चाहता तो बड़ी चीजें बट बिल्कुल संघर्ष नहीं करना चाहता है। तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी युवा हैं, और क्या लगता है कि राजनीति करना बहुत आसान है? देखो, युवाओं को जो हमारा संदेश यही है कि आप ईमानदारी से, आजकल के जो युवा हैं वो शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हैं जी। हालांकि टेक्नोलॉजी भी बहुत आ चुकी है, शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में अमीर बनने के चक्कर में वो गलती कर बैठते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो हमारा उनको आपके ये लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही एक संदेश है कि वो शॉर्ट टर्म का रास्ता ना देख के जमीन पे उतर कर मेहनत करें। जिस भी फील्ड में वो काम करना है, किसी भी फील्ड में करना है, सबकी अपना अलग अलग फील्ड है, अलग अलग चॉइस है। वो जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, और कोई शॉर्ट टर्म का रास्ता नहीं है। आपको जीवन में आगे बढ़ने कोई शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। शॉर्टकट रास्ता 1-8% माइनस में कह लीजिए होता है, उनको ईश्वर कह लीजिए, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन लोगों के पास रहता है। लेकिन हम जैसे सामान्य व्यक्ति से जो हैं उनके लिए कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं। हमारा आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः कहूँगा कि ये है कि कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। आप जमीन पर उतरिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, फल ईश्वर आपको जरूर देगा। संघर्ष करिए और अपने विजन को क्लियर रखिए कि आपको करना है। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पहले आप बसपा में थे, फिर आप भाजपा में हैं। तो बसपा की राजनीति भी आपने देखी, भाजपा की भी देखी, तो दोनों का जो राजनीति, दोनों पार्टियों का जो राजनीति करने का तरीका है, दोनों की विचारधाराओं में कितना अंतर है? देखिए, हम राजनीति में सन 2013 से जुड़ गए थे, बहुजन समाज पार्टी में सन 2013 से जुड़ गए। तब 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली गई थी और 2013 में बसपा में हम बसपा के तहत राजनीति में आए। उसमें बसपा बहुत मजबूत थी और विपक्ष की मुख्य पार्टी थी। समाजवादी की सरकार बनी थी, बहुजन समाज पार्टी विपक्ष की पार्टी थी। तो बहुजन समाज पार्टी से सन 2013 में हम जुड़े। तब भी हमने नहीं सोचा था कि हमको चुनाव लड़ना। 2015 क्या सोच के पार्टी आपने ज्वाइन कर ली? वो हम पार्टी ज्वाइन करना क्या, कुछ व्यक्तिगत रीजन था। जैसे हमको ये लगा कि बिजनेस करने लगे थे 2013 में, रुकावटें आती थी। तो अगर एक दूसरी भाषा में बात करें तो बिजनेस का प्रोटेक्शन लेयर पॉलिटिक्स है। यूपी बिहार में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसकी एक पॉलिटिकल लेयर होनी। अगर नहीं है तो आप यूपी बिहार में व्यवसाय में, तो यही सेम उत्तर प्रदेश में भी है। यूपी में कई राज्यों में चूंकि हमारा आना जाना रहता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बिजनेस की प्रोटेक्शन लेयर है। और बसपा एक ऐसी पार्टी थी जो
सरल पार्टी है, सहज पार्टी है, आज भी है, ऐसा नहीं है उस पार्टी में नहीं तो उसकी बुराई नहीं करेंगे, जो है एक्चुअल में वो हम बताएंगे। बसपा सरल और सहज पार्टी थी। उस समय हम बीएसपी में जुड़ गए, हालांकि वो विपक्ष में थे, लोग सरकार के साथ जाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं। 2013 में बहुजन समाज पार्टी के साथ में हम राजनीति में अपने कुछ कारणों या कह लीजिए एक्सीडेंटल आपने ज्वाइन किया। हाँ, एक्सीडेंटल ज्वाइन किया और बसपा में जब आए तो हमको बहुत सारे लोग मिले। हमको एक अपने लोकल, क्योंकि हम अपने गांव क्षेत्र में बहुत रहे नहीं, ज्यादातर समय हमारा शहर में बीता, तो हमको क्षेत्रीय लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी में आए तो उस पार्टी की वजह से हमको मोहनलालगंज से क्षेत्रीय लोगों के जो संगठन के थे उनसे हमारा परिचय हुआ, मिलन हुआ और हमको फिर अच्छा लगा। तो हमको लगा कि नहीं, किसी भी एक राजनीतिक दल से आपको इसीलिए जुड़ना चाहिए, एक आपको बहुत बड़ा सर्किल मिलता है और एक सपोर्ट मिलता है। तो मोहनलालगंज से फिर जुड़े, फिर पार्टी के सभी कार्यक्रम में आने जाने लगे, लोग मिलने गए और इसी तरह राजनीतिक सफर सन 2013 से शुरू हो गया। बिजनेस के साथ साथ में समय इसमें भी दिया। तो मैंने जैसा कि आपको पूछा कि बसपा और भाजपा दोनों की जो राजनीति करने का तरीका है, दोनों के विचारधाराओं में क्या मतलब आपको डिफरेंसेस लगते हैं, क्या अलग है? देखिए, बसपा के जो काम थे सन 2012 तक बसपा ने जितने काम किए, 7 से 12 तक बसपा सरकार थी और अनुशासित सरकार थी। अगर आज भी आप किसी से बात करोगे तो वो कहेगा नहीं, बीएसपी की सरकार में गुंडा राज नहीं था। लेकिन जब 12 से 17 तक सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो उस पर गुंडा राज इतना चरम पे हुआ कि आम आदमी उसमें काम नहीं कर सकता था। तो बसपा और भाजपा में जो आप समानताएं पूछ रहे हैं, तो 12 से 17 तक जो चीज सपा ने किया और जो बसपा जिस चीज को रोक रखा था, उसी चीज को भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया। अच्छा, वो गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने का सपना कभी बसपा को हुआ करता था, आज गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने का सपना, जैसे योगी जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के ही मानेंगे, तो क्या लगता है कि ये हो जाएगा कुछ दिनों बाद? आप बताइए, जब से 17 से सरकार है, कोई दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं हुआ ना जी। 17 के पहले आपको याद होगा बनारस में एक दंगा हुआ था, जिसमें एक हाईवे था, उसके ऊपर हजारों लोग खड़े थे और सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। मथुरा में आप याद करिए, रामवृक्ष जिन्हें दंगा किया था जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। लेकिन 17 से लेके आप 22, 23, 24 तक चल रहा, 7 साल लगभग सरकार के हो गए। मतलब आपको सरकार पसंद आ रही है, उनकी कार्यनीति? सरकार पसंद है, सरकार की कार्यनीति पसंद है और सरकार की जो कार्यशैली है वो जनता के लिए ठीक है, जनता के लिए सुलभ है। अच्छा, भाजपा को युवा आज का युवा बहुत पसंद कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि युवाओं को मौका देगी भाजपा? बिल्कुल दे रही। भाजपा का ही देखिए, आपको बता दें, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी अंतिम पावदान पे बैठा हुआ आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी आपने एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में देखा, मोहन यादव जी एक सामान्य साधारण किसान परिवार से आते थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं सोचा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हर एक, हो सकता है देर सवेर हो जाए, किसी को आज मौका मिले, किसी को 6 महीने बाद, किसी को 6 साल बाद, लेकिन यही एक ऐसी पार्टी है जो आप कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक सोच सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी में सोच सकते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, या कोई आम कार्यकर्ता सोच ले कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वहां तो नाम फिक्स है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद उनके बेटे अर्जुन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री। आपका कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी जो है, आप एक विरासत कह लीजिए, पाखा 11 जमीन की विरासत पाखा 11 कहते हैं कि हमारे पिताजी नहीं रहेंगे तो उनकी संपत्ति हमको ट्रांसफर होगी, हम नहीं रहेंगे उनको रहेंगे, तो वहाँ तो पाखा 11 चल रहा है। समाजवादी पार्टी में पाखा 11 चल रहा है, उनका ट्रांसफर होता जा रहा है। आज अखिलेश यादव मुख्यमंत्री दावेदार है, कल अर्जुन यादव में, कल कोई और होंगे। आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में एक चीज बहुत कॉमन है, पहली चीज तो राजनीति करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो लोग आपके मुंह पे, आपके सगे होते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं पीठ पीछे आपका विरोध करते हैं, तो इस चीज को कैसे आप टैकल करते, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, राजनीति में 2 ही चीज होती है। दोहरी राजनीति में नहीं, विरोध तो राजनीति में होगा ही। अगर विरोध नहीं होगा, किसी भी चीज का अगर विरोध नहीं होगा तो फिर सत्ता निरंकुश हो जाएगी। विरोध होना भी जरूरी है। अब लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि आपके साथ के लोग कि आपके साथ में ही और आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों जल्दी नहीं पहचान, थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं और उसमें एक लंबा समय बिता चुके होते, 10 साल, 12 साल, 5 साल,
जब आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस आ जाएगा जी। तो उस दौर पे आप समझ जाएंगे कि आपके साथ कौन साथ में है, कौन आपके खिलाफ है, क्योंकि छुपता कुछ है नहीं। पर राजनीति में तो ऐसा कहा जाता है ना कि अपने दुश्मन को भी साथ लेकर चलो। अब ये दुश्मन को साथ में देखिए, अब राजनीति में जो ये कहा जाता है कि आप दुश्मन को भी साथ लेके चलिए, जी। तो राजनीति किसी व्यक्तिगत लड़ाई तो होती नहीं। जी बिल्कुल। जैसे कोई भी राजनेता है, उसकी कोई व्यक्तिगत तो दुश्मनी है नहीं किसी से, सामाजिक विचारधारा की लड़ाई है ना। जी। हमारे जैसे कुछ भाई समाजवादी पार्टी में, कुछ बहुजन समाज पार्टी में, कुछ कांग्रेस में है, कुछ भाई हमारे अपने जो जाति संगठन बने उनमें है। तो किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। सब देखिए विचारों की लड़ाई है और सब विचारधारा की लड़ाई। जिसकी विचारधारा जहां पर मेल करती है वो वहां पर है। जो कहते हैं ना दुश्मन के साथ, राजनीति में आपको माची बता दें, क्योंकि आपका बड़ा चैनल है, आपको जानकारी भी होगी कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। राजनीति में दुश्मन शब्द ही नहीं है। राजनीतिक लड़ाई है ना, व्यक्तिगत तो किसी से कुछ है नहीं। तो आपका ये दुश्मन कोई किसी का नहीं, सब विचारों की लड़ाई है। जिसके विचार जहां मैच खाते वो वहां रहते हैं, जिस दिन विचार मैच नहीं खाते, जिससे मैच खाते वहां चले जाते हैं। सारा विचारों का विचारधाराओं की लड़ाई है, और जिसकी विचारधारा जहां मेल करती वहां चले जाते। सब आपस में भाई है, किसी पार्टी के लोगों से किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, दुश्मनी शब्द ही नहीं है इस राजनीति में कहीं। एक मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे जानकारी मिली कि अभी कुछ दिन पहले आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। वो आपके जीवन का बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था, और आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दर्द है कि मेरे पिताजी होते तो आज देखते इस चीज़ को, वो खुश होते। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो उस दौरान कैसे अपने आप को आपने मैनेज, क्योंकि आपके घर को देखने वाला, बाहर को देखो आप ही हैं, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे? देखिए बड़ा इमोशनल क्वेश्चन है, और हो सकता है कि हम इस पे ना बोल पाए, क्योंकि हमारे पिताजी से हमको बहुत लगाव होता है। हर बच्चे को अपने पिताजी से लगाव होता है, और हम जो भी कुछ करते थे तो हमको एक ये फील होता था कि ये हम अपने पिताजी के लिए कर रहे हैं। अगर मकान भी लखनऊ बनाए, गांव का बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने दिया हमको, तो हमको ये अच्छा लगता था कि इन चीज़ों से हमारे पिताजी का नाम हो रहा है। जैसे वो हम गाँव बहुत कम जाते थे पहले, तो हर बच्चे की इच्छा होती, लोग कहें कि ये अमरेन के पिताजी जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे साथ ईश्वर ने हमको दी थी कि अगर हमारे पिताजी कहीं जाते तो कहते थे आप अमरेन के पिताजी हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और हमने जितना भी हो सका, हमारे पिताजी से अगर आप बात करो तो एकदम दोस्ती के संबंध है। अच्छा। एकदम मतलब कोई चीज़ रहती थी तो हम उनसे बताते भी थे सारी चीज़, और वो हमको फिर बताने के बाद में हमको समझाते भी थे। और लास्ट में एक वर्ड कहते थे कि देखो हमारा काम था समझाना, हमने समझा दिया, और आपका जो मन करेगा वो करिए। और हम हर चीज़ उनको बताते भी थे। लगभग 99% अगर हो सकता कुछ छूट जाता होगा, जितनी भी चीज़ थी, अगर मार्केट का सही भी है गलत भी है, सारी चीज़ उनसे हमारी शेयर होती थी। चुनाव भी हम जब लड़ रहे थे तो उन्होंने हमको समझाया कि आप चुनाव मत लड़िए। उनकी कभी इच्छा नहीं थी कि हम राजनीति में जाएं, और कभी उनका, चूंकि वो एक साधारण परिवार से, तो उनको लगता था राजनीति में बड़ा ठीक काम नहीं है, क्योंकि अच्छा व्यवसाय कर रहे थे, अच्छा सब चीज़ चलने लगा था, तो हुआ कि अपना कमा खा रहे हो, राजनीति में जाने से कोई मतलब है नहीं। और चुनाव लड़ने के लिए भी उन्होंने हमको मना किया कि यार चुनाव मत लड़िए। लेकिन हमने फिर पिताजी को समझाया, हमने कहा देखो चुनाव अब लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए, और कुछ या तो अच्छा होगा और या कुछ खराब होगा, या तो कुछ सीखेंगे वहाँ से या कुछ नहीं सीखेंगे। और आपको बताएं कि जब हम चुनाव जीत गए तो सुबह 4 बजे रिजल्ट आया था। 3 दिन तक काउंटिंग चली थी, और सबसे पहला अगर कोई वहां पहुंचा तो हमारे पिताजी थे। ये सच बता रहे हैं आपको। सुबह 4 बजे अगर हमारे पिताजी ने हमारे ब्रदर इन लॉ को लेके, और वो पता नहीं सोचिए सुबह 4 बजे कहाँ से माला पा गए, माला और लड्डू लेकर सुबह 3:30 पौने 4 बजे हमारे पिताजी काउंटिंग स्थल रायगढ़ रोड पे सूर्या कॉलेज पे गए, और उनके आने से पहले वहां कोई नहीं आया, न माला लेके न मिठाई लेके। तो हाँ, तो जो हमारी तरक्की से उनको खुशी मिलती थी। लेकिन क्या कर सकते, जो ईश्वर को देखो मंजूर है उससे आप लड़ नहीं सकते। अच्छा, उनका जाना भी हमारे साथ अचानक हुआ। जैसे पहले से अगर हम थोड़ा डीप हो जाए, तो जब पिताजी हमारे खत्म हुए तो हमारे गांव में मकान था, उसको हम पूरा डिमोलाइज करा, मतलब पूरा मकान एक तरफ से गिरवा दिए थे।
और पूरा मकान गिरवाने के बाद उसको नए सिरे से फिर से बनवाना शुरू किया। तो चूंकि मकान पूरा एक तरफ से गिर चुका था, तो गांव में कहीं पे रहने हमारे पास में जगह नहीं थी, तो शहर में भी हमारा मकान है, हम लोग वहीं रहते हैं। तो पिताजी परमानेंट गांव में रहकर उस मकान को निर्माण करा रहे थे। कोई उनको बीमारी नहीं थी, कोई उनको ऐसा नहीं था कि वो 6 महीने 1 साल से बीमार हो। ग्राउंड फ्लोर की छत पड़ी थी, छत डलवाने के बाद वो लखनऊ आ गए। और लखनऊ आने के बाद में उनको उंगली में थोड़ा चोट लगा था, तो छोटा वाला भाई हमारा ले जाके उंगली के मैदानता में ऑपरेशन कराया, सारी जांच हुई, कहीं कोई रिपोर्ट में ऐसा प्रॉब्लम किसी चीज का नहीं था। लेकिन वो 1-2 दिन बाद एक्सपायर कर गए अचानक से। बातचीत करते हुए 2 घंटे पहले खाना पीना खाया। तो हम लोगों को ये कोई ऐसा माइंड सेट नहीं था कि हम लोगों के साथ में कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। अब चूंकि गांव से जुड़े हुए थे, तो पिताजी को लेके भी गांव हम लोग गए। अब जब सोचिए स्थिति वो थी कि गांव जब पहुंचे तो वहां कहीं रहने के लिए छत नहीं था, खाना बनाने के लिए जगह नहीं थी। वो जो क्रूशियल टाइम था हमारे जीवन का, बहुत डिफिकल्ट। हाँ, बहुत डिफिकल्ट था। और हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि हम लोग आज के 50-60 साल पहले चले गए। जो हमारी दादी बताया करती थी, रहने के लिए घर नहीं था, हम लोग तिरपाल छा के यहाँ रहा करते थे। तो वाकई वो दौर हमने उस 1 महीने के अंदर देखा, और हमको लगा उस समय कि सब चीज खत्म हो चुका है। वो बहुत डिफिकल्ट समय रहा, और किसी भी बच्चे के लिए होगा अचानक से सब चीजें हो जाना। तो उस मुश्किल समय में कैसे संभाला, परिवार को कैसे संभाला? परिवार, चूंकि देखिए हमारा ज्वाइंट फैमिली, हमारे पिताजी 3 भाई थे, और तीनों लोग आज भी हम लोग एक छत के नीचे ही रहते हैं। एक छत के नीचे रहते, एक घर में एक छत के नीचे सोते, एक घर में उठते बैठते हैं। तो पिताजी के अच्छे संस्कार थे। हम लोग सोचिए उस दौर में भी 16-17 लोग गांव में रहते थे अपने, और बिना मकान के रहते थे। जो आज का 50-60 साल पहले हमारी परिवार की स्थिति थी, हम लोग वहीं पे पहुंच चुके थे, क्योंकि रहने के लिए तो घर बचा नहीं था, घर बन रहा था उस समय। बहुत कठिन दौर था उस समय का, और हम लोग उससे किसी तरह से धीमे धीमे चीजें करके उभर पाए। तो ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, कठिन दौरों से अपने आप को, परिवार को। लेकिन फिर एक समय तो ये लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका, क्योंकि कभी ऐसा दिमाग में था नहीं कि ऐसा चीज इतनी बड़ी एक्सीडेंट हो सकता है कि पिताजी नहीं रहेंगे। और पिताजी 1 घंटे पहले तक बातचीत होती रही अचानक। हाँ, 1 घंटे पहले तक बात होती रही। तो अचानक से उनके खत्म होने के बाद में मतलब ऐसा लगा कि अब चीजें जो है हम लोग यहाँ संभल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर धीमे धीमे, जैसे कहते हैं ना, एक जगह हमने पढ़ा है कि भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निगे बलिदानों से। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको अपने कर्तव्य को निभाने के लिए करना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। फिर हम लोग 6 महीना, साल भर, मतलब अगर रियली आपको बताएं तो 1 साल तो इस चीज से निकल नहीं पाए। और हम आपको बताएं कि हम 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक घर ही रहते थे, और मन नहीं होता था कि कहीं जाएं, किसी से मिले, किसी से बात करें। अच्छा, ये जो बहुत मुश्किल समय था, इस समय में कौन ऐसा था, कोई ऐसा रहा होगा जिसने आपका बहुत सहयोग किया? कोई आया परिवार से, रिश्तेदारी से, कोई आपका दोस्त मित्र, ऐसा कोई? नहीं, दोस्त और मित्र, परिवार तो हमेशा हमारे, देखिए हम इस चीज को, हम ईश्वर का गॉड गिफ्टेड है कि हाँ, कि हमारे दोस्त भी अच्छे हैं, हमारे शुभचिंतक भी अच्छे हैं, हमारे परिवार के लोग भी सपोर्ट करते हैं। और अगर हम इतना सफल हैं आज, एक सफल कह लीजिए या कुछ और कह लो, तो हमारे परिवार का उसमें योगदान है। हमारे सभी भाइयों का योगदान है, हमारे वाइफ का योगदान है, हमारी माताजी का योगदान है, हमारे पिताजी का योगदान है, सभी का योगदान है, हमारे जितने दोस्त यार मित्र सबका योगदान है। तो अभी आपकी माताजी, आप इतना तरक्की कर रहे हैं और आपको देखती हैं तो क्या कुछ कहती हैं? देखिए, तरक्की, हर माँ बाप को खुशी होती है, उनको भी खुशी मिलती है। बाकी हमारी माताजी भी सामान्य परिवार से है, तो कोई बहुत ऐसा हाई फाई तो है नहीं, लेकिन हर माँ बाप को खुशी मिलती है कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा होकर तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा, समाज में नाम कर रहा है, तो उनको भी खुशी मिलती है। आपसे एक मैं, जैसा अभी आपने बताया कि आपका आपके पिताजी से बहुत अच्छा जो बॉन्ड था, आज का जो युवा है अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता है, ना माँ बाप के बारे में। उसको लगता है कि आज जो कर लें वो कर लें। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब माँ बाप जीवन में नहीं रहते हैं तो उसके बाद उनकी वैल्यू पता चलती है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो अपने काम में, अपने जीवन को बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अपने जीवन को बनाइए, लेकिन आपके जीवन को जिसने बनाया उसको मत छोड़िए, उसके लिए समय निकालिए।
नहीं, आप अपने जीवन को बनाने के लिए माँ बाप कभी आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन आप आज जो भी हैं तो अपने माता पिता की वजह से ही हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हैं, और पूरे इस ब्रह्मांड में आपके माता पिता ही हैं जो वही चाहेंगे आप हमसे ज्यादा तरक्की करें। बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनसे और उस चीज को उनके अलावा कोई सोच नहीं सकता, तो जिन्होंने आपको बनाया है उनसे आप कभी दूर मत हुई, उनके बीच में नहीं, उनके साथ आपके जो क्षेत्र में मैंने देखा आपको युवा बहुत पसंद करता है, कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से फॉलो करता है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, हमने आज तक कभी कोई काम इसलिए नहीं किया कि कोई हमको फॉलो करे जी। हम जैसे अब चुनाव लड़े, चुनाव जीते, जिला पंचायत सदस्य का एक ऐसा पद है, संवैधानिक पद है जी। लेकिन एक ऐसा पद है जिसमें अपना कोई निधि नहीं होता है, कोई वित्तीय अधिकार नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं। अगर आप चाहो कि किसी का नल लगा दो, लाइट लगा दो, तो आप नहीं कर सकते जी। लेकिन उसके बाद भी हम अलग अलग मद से पैसा लाके अपने क्षेत्र में काम करते हैं और अपने क्षेत्र को एक परिवार की तरह मानते हैं। अगर हमको तो आपको बताएं, एक दिन की घटना है, सुबह 4 बजे किसी ने फोन किया, कंटिन्यू 3-4 बार घंटी बजती रही, 4:30 या 5 बजा होगा, और जब हमको लगा कोई भाई इतने सुबह फोन करा तो काम हुआ, फोन उठाया तो उसने नमस्कार किया और नमस्कार करके कहने लगा, भैया आप चुनाव के समय हमारे यहाँ वोट मांगने आए थे और आपने कहा था ये सड़क हम बनवा देंगे, अभी तक बनी नहीं है। तो हमने कहा ठीक नहीं, हम अगर कह रखे हैं तो बनवाएंगे, और इस कार्य का इसी योजना से पहले उस सड़क को हमने बना के उद्घाटन किया और क्षेत्रवासियों को डिलीवर भी किया। आपके चैनल पे भी उस सड़क को चलाया गया जी। तो काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा कि किसी भी सदस्य जिला पंचायत के पास अपना वित्तीय अधिकार नहीं होता है, उसके बाद भी अगर हमारा 3 साल का कार्यकाल जोड़ लोगे तो हम लगभग 4 करोड़ के आसपास अपने क्षेत्र में काम करा चुके। रक्षा मंत्रालय से काम लेके आए, जो हमको लगता है कि वर्तमान समय में या पूर्व में कोई जिला पंचायत सदस्य ऐसा नहीं किया होगा कि रक्षा मंत्रालय के CSR फंड से क्षेत्र में काम करा रहा हूँ। CSR फंड से भी काम कराया, जिला पंचायत की निधि से काम कराया। तो काम की प्राथमिकता देते हैं और काम लोगों को पसंद आता है, इसलिए लोग फॉलो करते हैं। तो आगे राजनीति में क्या कुछ प्लान है, अपने आप को किस मुकाम में देखना चाहते हैं? देखिए, आप जब कहीं जॉब करते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं तो प्रमोशन चाहते हैं, और आप जनता की मदद तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं से ताकतवर होंगे। जब तक आप किसी सक्षम पद पर नहीं होंगे आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो जिला पंचायत सदस्य अभी हम हैं वर्तमान में, और जिला पंचायत सदस्य से जितनी मदद जनता के लिए हो पा रही उतना हम कर पा रहे हैं। अब अगर जनता हमसे और मदद की उम्मीद करती है तो अगर हमको भविष्य में प्रमोशन दिला के सक्षम बनाएगी तो हम उसकी और अच्छे से मदद कर पाएंगे। मतलब चुनाव लड़ने की आगे तैयारी है? हाँ, चुनाव तो देखिए, चूंकि अब राजनीति में आ चुके हैं जी, और चुनाव लड़ चुके हैं जी, तो रहना तो राजनीति में। हाँ, रहना तो राजनीति में है, और राजनीति में सबकी जिज्ञासा होती है प्रमोशन। अच्छा, रहना इसलिए क्योंकि हमको, अब हम लोगों को काम करते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमारे माध्यम से जैसे किसी का भी आदमी छोटा सा काम हो जाए, बड़ा काम हो जाए, तो अपने आप में एक अच्छा लगता है कि हमने जीवन में कुछ किया। अपने लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि जिला पंचायत की कोई अपनी निधि नहीं होती। आज आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि हम अपना पर्सनल पैसा खर्च करके हम क्षेत्र में काम कराते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और इसलिए कराते हैं कि अगर हमारे प्रयास से किसी का कोई काम हो जा रहा जी, तो हमको उससे आत्मसंतुष्टि मिलती, और जिस काम करने से अगर आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है उसको करना चाहिए। तो अब बाकी चीजें तो पब्लिक पर ही डिपेंड करती है कि अगर पब्लिक को अगर और काम कराना है तो आपको और ऊपर भेजना पड़ेगा। तो पब्लिक को चुनाव है, देखिए आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक ने हमको 5 साल के लिए अपना सेवक चुना है, ठीक है। पब्लिक, जैसे कि मुझे पता चला कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं, तो आज का जो युवा है उसको 2 ही चीजें अच्छी लगती है, एक राजनीति में जाना, दूसरा रियल एस्टेट का काम करना शुरू कर देना। हर दूसरा व्यक्ति आप पूछोगे क्या करता है तो बोलेगा रियल एस्टेट का काम। क्या लगता है रियल एस्टेट का बिजनेस करना इतना आसान है? देखिए, आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। हालांकि हमारे रियल एस्टेट के अलावा कई सारे बिजनेस हैं, लेकिन शुरुआत हमारी रियल एस्टेट से हुई। शुरुआत तो रियल एस्टेट से क्या, बहुत सारे छोटे छोटे काम भी किए, नौकरी किया। अब तो कई सारे बिजनेस हैं हमारे, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, रियल एस्टेट भी है, कंस्ट्रक्शन का भी है, होटल भी है। तो इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे थे एक साथ? अब ये तो मैनेज का सब देखिए, आप, हमने अभी कहा ना कि आप ईमानदारी से काम करिए,
तो सारी चीजें मैनेज है। जब आपके मन में कोई गलत विचार आएंगे, चोर आएगा, तभी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें चल रही है रूटीन काम के तरीके से। और हमारे और भी भाई बंधु हैं जो अपने शुभ चिंतन जो देखते रहते हैं, वो अपना चलाते हैं। हम तो ऐसा कह लीजिए कि कभी कभार चलते हैं, हाँ कभी कभार आते जाते रहते हैं, बाकी सब चलता रहता है। तो रियल एस्टेट का बिजनेस खराब थोड़ी है। रियल एस्टेट, हालांकि आपके चैनल के माध्यम से कहना हम ये भी चाह रहे हैं, रियल एस्टेट का ही एक ऐसा बिजनेस है जो गांव के पंच से लेकर देश के राष्ट्रपति तक करते हैं। नहीं, आपको बताना चाहेंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम जो थे, वो अपने कंट्री के रियल एस्टेट के सबसे बड़े लीडर हैं। और आप कुछ चीज कहना चाहेंगे जी। आज की डेट में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायक हैं। आप अपने चैनल से जानकारी जुटाइएगा, 300 विधायक उसमें रियल एस्टेट के व्यवसाय। हमारे जिला के तो हर दूसरा, मैंने क्या बोला कि करना हर व्यक्ति करना चाहता है, पर उसका करने का तरीका एक अलग होता होगा। अच्छा, क्यों करना चाह रहा? क्योंकि उसमें पैसा है। नहीं, पर लोगों की नीड है। सब लोग अपना घर, अगर हम आज की डेट में अगर जमीन में काम कर रहे हैं तो किसी को घर दे रहे हैं, और हर आदमी का सपना होता है कि अपना घर बनाए, शहर में। तो पॉपुलेशन बढ़ रही, और अगर रियल एस्टेट के व्यवसायी नहीं बढ़ेंगे तो उनको घर कौन दिलाएगा? तो उनको घर दिलाने के लिए रियल एस्टेट में लोगों को आना चाहिए। और ये दो ऐसे काम होते हैं जो बिना माध्यम के नहीं होते हैं। एक दुआ और दूसरा रियल एस्टेट। इन दोनों, आप जैसे भी आपको प्लाट लेना हो जी, तो आप ऐसे तो नहीं गाड़ी उठाएंगे खोजने निकल जाएंगे, किसी न किसी थ्रू जाएंगे ना जी। तो हम ये भी कहना चाहेंगे, हालांकि रियल एस्टेट अच्छा बिजनेस है, इसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए। रियल एस्टेट और राजनीति दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म है, युवाओं को इसमें आना चाहिए। बस कंडीशन क्या है? ईमानदारी और मेहनत से काम करें, ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम करें। ये दोनों, राजनीति सेवा है और रियल एस्टेट व्यवसाय है। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। मुझे लगता है युवाओं को इसको सीखना चाहिए, और देख के हमें लगता है सीखेंगे ही। अभी आप जो अपना मोहनलालगंज हो गया, लखनऊ तक आपको जनता काफी, आप वहाँ के लोकप्रिय हो चुके हैं, तो क्या आप कुछ जनता से कहना चाहेंगे? देखिए, जो जनता से, अभी तो 15 अगस्त आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हमारी जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 19 की जनता है, मोहनलालगंज विधानसभा और पूरे जनपद वासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है। इसको खूब अच्छे से मनाएं और एंजॉय करें। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसको भी सब अच्छे से मनाएं। और आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को हम संदेश देते हैं कि बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।